हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो सेशन में, जहां हम लोग साइंस की मिनी मैराथन आज फिर से शुरुआत करने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाले जो साइंस के बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछे हुए क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो सेशन शुरू होने के पहले सभी लोग मैं चाहूंगा कि आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, आई होप आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार बस मुझे बता दीजिए ताकि हम लोग जल्दी से शुरुआत कर ले हमारे सेशन की। और क्योंकि हमें बहुत सारे जो है क्वेश्चंस करने हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के और 1.0 के भी। चलिए, गुड आफ्टरनून आप सभी को। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। भाई छोटे छोटे जो एफर्ट आप लेते हो जिंदगी में, उसी से आपको जो है सफलता प्राप्त होती है। रोज जो आप डेली रिपीटेड छोटे छोटे जो आप एफर्ट्स लेते हो, उसी से आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसे ही धीरे धीरे जो क्वेश्चंस रहेंगे टीआरई 2.0 1.0 अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके क्वेश्चंस रहेंगे, उनको जब हम सॉल्व करेंगे तभी आपका जो है टीआरई 3.0 में जो है बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे। तो क्या आप रेडी है हमारे पूरे क्वेश्चन शुरुआत करने के लिए? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देंगे क्या सभी लोग रेडी है? जी हाँ, ये पीआरटी के लिए भी है, 6 to 8 सभी के लिए। ये जो साइंस का सेशन रहेगा सभी लोगों के लिए, तो सभी लोग इसे आराम से देखिए और पूरा सॉल्व कीजिए। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए रेडी है सभी लोग। लाइक भी कर देंगे सेशन को, सब्सक्राइब भी कर देंगे चैनल को। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भाई पीआरटी का क्वेश्चन नहीं है। बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी जो है पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, पूछा है। सबसे पहला काम है क्वेश्चन सही से पढ़ना है और आप सभी लोगों को कमेंट में आंसर जरूर देना है। बताइए, मोड सिस्टम जो है आपकी खंडक प्रणाली जो है वो एक आपकी ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड नहीं है। चैन पंप वाला जो सिस्टम था वो नहीं है, या फिर आपकी ड्रिप प्रणाली जो होती है, या फिर एक से अधिक, या कोई भी नहीं। सभी लोगों के कमेंट्स मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, चैट रेट कम नहीं होना चाहिए। चलिए बताइए जल्दी से, सभी के आंसर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, सी ड्रिप इरिगेशन बोल रहे हैं। जी हाँ, देखिए अब जो ड्रिप इरिगेशन जो लोग भी बोल रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। जी हाँ, ड्रिप इरिगेशन जो है आपकी ट्रेडिशनल नहीं है। देखिए खंडक प्रणाली, एक बार हम सारे ही इरिगेशन को देख लेते हैं। इरिगेशन क्या होता है कि भाई आप जो पानी है, आप खेती के लिए जो पानी को पहुंचाते हो, कुएं से पहुंचाओगे या फिर आप जो भी सिस्टम इस्तेमाल करते हो, वो पूरा प्रोसेस होता है इरिगेशन का, सिंचाई का प्रक्रिया होती है। तो अब यहां पे देखिए ढेकली, ये एक आपकी ड्रिप मतलब पुरानी जो है पारंपरिक जो है इरिगेशन की मेथड है। इसके साथ में चैन पंप के थ्रू भी हम लोग जो है इरिगेशन करते थे, सिंचाई करते थे। उसके बाद यहाँ पे मोड सिस्टम मतलब पुली सिस्टम, पुली से खींचते थे, उसके बाद कुएं के अंदर का पानी निकाल के पूरा आप लोग जो है पूरे खेती में करते थे। और ये एक रहा आपका लीवर सिस्टम, जो कि राहत भी इसे कहा जाता है। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ड्रिप इरिगेशन। अब ये ड्रिप इरिगेशन क्या है? ड्रिप इरिगेशन अभी नई मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बूंद बूंद जो है पानी बराबर से एक कंट्रोल्ड मात्रा में, बूंद बूंद पानी एक कंट्रोल्ड मात्रा में हम लोग डिलीवर करते हैं। कहां पे? हर एक जो प्लांट्स वगैरह को जो है पेड़ पौधों को बराबर से देते हैं हम लोग। इसी को ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए धीरे धीरे जो है पानी बूंद बाय बूंद जो है बूंद बूंद जो है गिरते रहता है। यहाँ पे पूरा ड्रिप इरिगेशन, ताकि जितनी जरूरत है उतना ही पानी उनको मिले। ज्यादा पानी मिलने से भी वो हानि होता है। क्लियर है आप सभी को? जल्दी जल्दी से सेशन को सभी को शेयर कर देंगे आप सभी लोग। 430 जो है हमारे पास लाइव है और केवल 200 के करीब लाइक्स हो रहे हैं। लाइक्स का टारगेट हमारा आज का 500 है। जल्दी से आप लोग सभी लोग लाइक्स भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी एक बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई सिरके का रासायनिक नाम क्या है, आपको ये बताना है। मेथेनॉल है, एथेनॉल है, एथिल एसीटेट है, या फिर एसिटिक अम्ल है? बताइए क्या, या फिर एक से अधिक, या कोई भी नहीं? ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ आपका प्रश्न है, पहले से पूछा हुआ है। बताइए एसिटिक एसिड, सिरके का जो बेसिकली आपका सिरका है उसका क्या नाम क्या होता है, आपको बताया ना, रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके सभी लोग मुझे बताएंगे। 500 के करीबन हम लोग लाइव होने वाले हैं। जल्दी जल्दी से सभी लोग जो है अपना जो सेशन है लाइक करेंगे और शेयर भी करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, सी आंसर दे रहे सानिया, भाव्या, रोशन, सौरभ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जी हाँ, तो एसिटिक अम्ल जो होता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल जो होता है आपका CH3COOH, ठीक है, इसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। और ये जो है आपका, इसी को सिरका विनेगर भी कहा जाता है। सिरका यानी विनेगर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है ये पॉइंट आपको?
चलिए, इसके बाद इथेनॉल हमने देखा था कि आप जो है फ्यूल अपने गाड़ियों में आजकल जो है बायोफ्यूल के नाम पे इसका इस्तेमाल करते हो। मिथेनॉल आपने देखा था कि मिथेनॉल टॉक्सिक होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलग अलग जो एसिड होते हैं, कौन से एसिड के सोर्सेस से कहां कहां से हमको क्या मिलता है एक बार देख लेते हैं। सिरके में कौन सा एसिड होता है आपका? एसिटिक एसिड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड, आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। सिरके के अंदर आपका एसिटिक अम्ल होता है, सेब के अंदर मैलिक अम्ल होता है, दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। इसी वजह से जब भी दूध फटता है तो कर्ड में जब मतलब दही में जब कन्वर्ट होता है तो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ये नींबू का रस जो है उसके अंदर भी साइट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ये ध्यान रखना है। और अंगूर जो है, अंगूर के अंदर टार्टरिक अम्ल होता है, ये भी चीज ध्यान रखना है आपको। विनेगर एसिटिक एसिड, एप्पल मैलिक एसिड, मिल्क लैक्टिक एसिड, ये आपको ध्यान रखना। और टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे एक और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का जो एक स्क्रीनशॉट है वो भी देख लेते हैं। सिरका आपका एसिटिक एसिड, संतरा जो है सेट्रिक एसिड, इमली जो है टार्टरिक एसिड होता है, और टमाटर जो है आपका ऑक्सैलिक। ये आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। 9 10th में पूछा था, 9 10th के साइंस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो भी जीएस में नहीं, वो आपका जो 80 मार्क्स का होता है उसमें पूछा था। तो ये इंपॉर्टेंट है। टमाटर वाला, नेटल का डंक हो या चींटी का डंक हो, मिथेनोइक एसिड अम्ल होता है। नींबू में आपने देखा साइट्रिक एसिड होता है। खट्टा दूध जो होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। क्लियर है सभी को? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बता देंगे क्लियर है पॉइंट्स आप सभी को। बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है, एनसीईआरटी का टेबल है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। बताइए नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन किडनी सेल इज। भाई की किडनी जो होती है आपकी मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग कि भाई गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है पूछा है। ये भी बीपीएससी टीआरई 2.0 का प्रश्न है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे कि क्या इसका सही आंसर है। मनीषा जी थैंक यू सो मच, आप बोल रहे हैं अच्छा पढ़ाते हैं सर। प्लीज आप पढ़ते रहिए, आप कमेंट करते रहिए। सभी लोग कमेंट करेंगे, लाइक भी करेंगे, और जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे टीचिंग परीक्षा चैनल को। लाइक्स केवल 300 हो चुके हैं, हमें 500 लाइक पूरे करने हैं और 500 के ऊपर हमारे लाइव है। जल्दी से आंसर बताइए क्या है, कितने पेयर होते हैं? एक पेयर होगा, दो पेयर होगा, थ्री पेयर होगा, या फिर आप एक से अधिक, या कोई भी नहीं? जल्दी से सभी लोग बताइए। अब क्या होता है हमारे बॉडी में, शरीर के अंदर जो है ना क्रोमोसोम्स होते हैं कुछ, ठीक है। गुणसूत्रों के लिए जो मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं। तो वो क्या करते हैं हमें, जैसे आपका जो बेबी होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर वो क्रोमोसोम का कौन सा टाइप है आपके, मतलब वो क्रोमोसोम की टाइप पे डिपेंड करता है। तो वो क्रोमोसोम आपको बताना है कि कितने पेयर होते हैं उसके। जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत से बच्चे जो ए और बी में कंफ्यूज है, चलो कोई बात नहीं, जिसका भी जो आंसर है एक बार हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद एक बार देखते हैं। देखिए टोटल जो है आपके शरीर के अंदर जो है ना, नॉर्मल ह्यूमन सेल्स के अंदर जो है, सोमैटिक सेल भी कहा जाता है इसको, तो इसके अंदर 23 जो है पूरे क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर होते हैं आपके क्रोमोसोम के। क्लियर है? 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम की, उसमें से 22 पेयर जो हो गए आपके, 22 पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि भाई सिंपल नॉर्मल वाले नॉन सेक्स वाले जो है, ठीक है, नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और एक जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है। एक पेयर बोल रहा है, पेयर के अंदर मतलब एक पेयर ऑफ जूता, मतलब आपकी जूते की जोड़ी में कितने, दो जूते रहेंगे, तो एक पेयर के अंदर कितने रहेंगे, दो क्रोमोसोम रहते हैं। वो हो सकता है आपका XX रहे या फिर हो सकता है वो XY रहे, ठीक है। ऐसे दो तरीके के क्रोमोसोम का कोई भी एक पेयर होता है। तो टोटल क्रोमोसोम के पेयर कितने आपके 23 है, बट इसमें से जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उसमें केवल एक पेयर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। जिन्होंने भी ए दिया था उनका आंसर करेक्ट है। क्लियर है? तो इसके ऊपर निर्धारित होता है आपका जो है बेबी होगा, बेबी बॉय होगा, लड़का होगा आपको या लड़की होगी। क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दो क्लियर है। देखिए 23 पेयर होते हैं पूरे क्रोमोसोम के, उसमें से 22 जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं, जो कि आपका जो, जैसे आप अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हो, वो सारी जो आपकी अनुवंशिकता जो होती है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। और एक जो क्रोमोसोम का पेयर होता है उसके ऊपर निर्धारित होता है कि आपका जो बेबी होगा वो मेल होगा, लड़का होगा या फीमेल होगी। क्लियर है? लड़का होगा या लड़की होगी। अगर XY अगर क्रोमोसोम दोनों मिल गए तो इसका मतलब लड़का होगा, मेल होगा, और XX अगर मिल गए तो इसका मतलब लड़की होगी। क्लियर है सभी को? जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बता देंगे क्लियर है। जल्दी जल्दी से, जिसका भी गलत था उनको भी कमेंट करना है, लाइक भी करते रहिए सेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। भाई जो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, रक्त का थक्का बनना मतलब ब्लड क्लॉटिंग,
इसके लिए प्रभावी होता है वो कौन सा? विटामिन बी है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, या विटामिन के है, या एक से अधिक, या कोई भी नहीं। 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है, जल्दी से सभी के कमेंट मुझे चाहिए। सर टीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री भी करवाइए, बिल्कुल ठीक है, हम लोग ऊपर वाले जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे, बट अभी ज्यादातर जो बच्चे अभी जनरल स्टडीज और 6 to 8 9 10 के लिए पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग पहले ये क्वेश्चन पूरे करते हैं। हमारे पास 9 10 के भी क्वेश्चन है, आज के जो साइंस के जो क्वेश्चन है बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक भी करते रहेंगे और आंसर्स बताते रहिए। डी, बहुत बढ़िया, सभी जो आंसर्स दे रहे हैं वो है विटामिन के। विटामिन के जो है, जी हाँ, ब्लड जो है क्लॉटिंग, जब भी आपको अगर कट लग गया, आपने चाकू मार लिया, गुस्सा आ गया आपको, आपने अपना हाथ काट लिया, तो खून जो बहते रहेगा उसको रोकने का काम जो है आपका विटामिन के करता है, ठीक है, ब्लड क्लॉट करता है। क्लियर है आपको? ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन ए किससे रिलेटेड होता है? विटामिन ए आपका रेटिनॉल से रिलेटेड होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और विटामिन के को क्या कहा जाता है? फाइलोक्विनिन। फाइलोक्विनिन भी कहा जाता है विटामिन ए को। ये सोयाबीन खाओ आप, या फिर ब्रोकली खाओ, मीट खाओ, मांस मच्छी खाओ, कैबेज खाओ, ये ज्यादा से ज्यादा आपको विटामिन के मतलब देते हैं आपको, ठीक है। क्लॉटिंग के लिए जो है आपका इस्तेमाल होता है विटामिन के। क्लियर है? और अलग अलग विटामिन की अगर हम लोग बात करें, एक बार उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन ए जो होता है आपको रेटिनॉल, मतलब आंखों में नमी, विटामिन की कमी अगर है तो ये रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 जो है इसे थायामाइन कहा जाता है, बी2 जो है राइबोफ्लेविन कहा जाता है, बी3 नायासिन, बी6 पायरिडॉक्सिन, बी9 फॉलिक एसिड, इंपॉर्टेंट है ये भी। और बी12 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जैसे हमेशा बताता हूं, बी12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोबालामिन, ठीक है, इसके अंदर कोबाल्ट होता है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी पूछा जा चुका है। विटामिन सी मतलब आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई जो है टोकोफेरॉल, और विटामिन के आपका फाइलोक्विनिन। क्लियर है सभी को? क्लियर है? जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक भी कर देंगे यार, लाइक केवल 390 हो चुके, 500 लाइक का टारगेट सबसे पहले पूरा करेंगे हम लोग, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आप सभी को मजा आ रहा है? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। चलिए बढ़ते आगे में। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, आधुनिक रसायन शास्त्र जो है, केमिस्ट्री जो है, मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर किसको कहा जाता है? बताइए, किसके पिता है? कौन है, किसका पिता है? 65 बीपीएससी का क्वेश्चन है। रदरफोर्ड है, आइंस्टाइन है, सीवी रमन है, लेवेजोइर है, या फिर एक से अधिक, या कोई भी नहीं? जल्दी से कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। कमेंट रुकने नहीं चाहिए, चैट रेट हमारा कम नहीं होना चाहिए। सभी लोग जो है, जिसको आता है वो भी करेगा, जिसको नहीं आता वो भी करेगा। जल्दी जल्दी से लाइक भी करते रहिए सेशन को। बताइए जिसका क्या करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, अंजलि जी, आरती जी, राहुल, प्रिया, सभी को बहुत बढ़िया, आपका आंसर करेक्ट है। जी हाँ, चलिए देख लेते क्या इसका करेक्ट आंसर है आपका। जो लेवेजोइर है, ठीक है, एंटनी लेवेजोइर जो है, इनको जो है आधुनिक जो है केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। एक बार देख भी लेते, देखिए एंटोनी लोइजोइर जो, इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। एक बार देखिए, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आपके लिए बनाया हुआ है, एक बार अच्छे से समझना, पूरा फोकस करना, बहुत मेहनत लगी है इसके ऊपर में। एक बार अगर आपने समझ लिया तो पूरा जो है साइंस का कंसेप्ट समझ लेगा। देख लिए, विज्ञान के पूरे पिता जो है जनक, सारा का सारा ही आपको समझ जाएगा। तो ध्यान से देखना। अभी देखिए, साइंस जो होता है आपके दो तरीके से विभाजित होता है। सबसे पहला होता है मटेरियल साइंस, पदार्थ विज्ञान, जिसमें फिजिक्स आता है, भौतिकी आता है और केमिस्ट्री आता है। क्लियर है? अब उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस आता है, यानी कि जीव विज्ञान, जिसके अंदर हम लोग जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। और हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बॉटनी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं, पादप वगैरह जो होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अब सभी के पिता अलग अलग है, तो एक एक के पिता के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स, मतलब कि भौतिकी के पिता किसका नाम, कौन है पिता? भाई सर आइंस्टाइन जो है, न्यूटन जो है आपका, पेड़ के ऊपर से जब आपका एप्पल गिरा था तो आइंस्टाइन जो है, इनको पिता कहा जाता है, फिजिक्स के फादर कहा जाता है। उसके बाद आधुनिक फिजिक्स का पिता किसे कहा जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन। मॉडर्न अगर पूछा जाए आधुनिक जो है साइंस का पिता कौन है करके, भौतिकी का पिता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन है। उसी तरह अगर मैं रसायन विज्ञान की बात करूं तो रसायन विज्ञान का पिता कौन है आपका? एंटनी लोवेजोइर को कहा जाता है। एंटनी लोवेजोइर को जो है आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। क्लियर है आप सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, जूलॉजी, जंतु विज्ञान का पिता किसे? अरिस्टोटल को कहा जाता है। अरिस्टोटल को जो है इसका पिता कहा जाता है जूलॉजी का। और बॉटनी का जो है थियोफ्रेस्टस जो है आपका, थियोफ्रेस्टस जो है उनको कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? बहुत बार होता है कि ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन में कि भाई बायोलॉजी का पिता कौन है, तो उसमें भी आपको अरिस्टोटल अगर दिया है तो आपको अरिस्टोटल लगाना होता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों के कमेंट आते रहने। समझ गया आपको सभी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि ये जो है आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ये बहुत अच्छे से बनाया हुआ चार्ट है। चलिए
जल्दी जल्दी से लाइक भी करते रहेंगे, केवल 437 लाइक से 500 लाइक का टारगेट पूरा करना, और शेयर भी कीजिए जल्दी जल्दी सभी के साथ में सेशन, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बताइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। कोल्ड कंडीशन में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? आप बताइए। बीपीएससी एएओ में पूछा हुआ है कि भाई सैचेरिन है, सुक्रालोज है, एस्पर्टेम है, एलिटेम है, या फिर कोई भी नहीं, या एक से अधिक। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा जो है ठंडी पदार्थों में यूज होता है। बताइए, नॉन डिकम्पोजेबल इन कोल्ड कंडीशन, मतलब ठंडी जो भी पेय पदार्थ होते हैं, जैसे हो सकता है आपका कोको कोला हो, पेप्सी हो, कोक हो, कुछ भी आप जो ठंडी पदार्थ पीते हो, उसके अंदर कौन सा वाला जो है इसमें से आर्टिफिशियल कृत्रिम संकेत मतलब कृत्रिम शर्करा इस्तेमाल होती है? आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम। क्लियर है? चलिए बताइए मुझे जल्दी से कमेंट करके सभी लोगों की, मुझे आंसर्स चाहिए कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। बी, कुछ लोग बी बोल रहे, कुछ लोग सी बोल रहे। जल्दी से हमें लाइव्स भी बढ़ाने हैं, 1000 लाइव के करीबन हमें पहुंचाना है। सभी लोग जो है शेयर करेंगे सेशन को, सब्सक्राइब भी करेंगे, और लाइक्स भी बहुत कम हो रहे हैं, 463 हो गए। केवल हमें 30-40 लाइक्स और चाहिए 500 के लिए। चलिए बताइए। देखिए, सैचेरिन, सुक्रालोज एक बार देख लेते क्या है। देखिए, ऐसे जो है एस्पर्टेम, देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा एस्पर्टेम, कोको कोला के अंदर एस्पर्टेम होता है। ये क्या करता है? एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मतलब कृत्रिम शर्करा है, मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर है। नेचुरल स्वीटनर हमने देखा है कि भाई जो अपना गन्ना होता है, गन्ने का जो जूस होता है वो कितना स्वीट होता है, शक्कर बनती है उससे, तो वो नेचुरल है। बट यहाँ पे आर्टिफिशियल अगर बात करूं तो लेबोरेटरी में बनाया जाता है। तो जब अगर मैं एस्पर्टेम की बात करता हूं, ठीक है, एस्पर्टेम जो होता है वो आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर है, और 100 गुना ज्यादा गन्ने से मीठा होता है, 100 गुना ज्यादा गन्ने से मीठा होता है। और कोल्ड फूड मतलब ठंडा खाना या फिर आपका सॉफ्ट ड्रिंक, जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो उसमें इस्तेमाल करते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एस्पर्टेम। अगर एस्पर्टेम से ज्यादा मीठा कौन सा है? सैचेरिन होता है, जो कि 550 गुना ज्यादा मीठा होता है आपकी शुगर से, मतलब आपके गन्ने के जूस से। सुक्रालोज की अगर बात करूं, ये भी एक जो है कृत्रिम जो है शर्करा है, जो कि 600 गुना ज्यादा मीठी होती है। और एलिटेम की अगर मैं बात करूं तो ये 2000 गुना जो है ज्यादा मीठी होती है। सबसे ज्यादा मीठी अगर कभी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है एलिटेम होता है, सबसे ज्यादा मीठा एलिटेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अगर गर्म खाने में, जैसे जो भी गर्म हॉट फूड्स होते हैं, जो भी हम गर्म गर्म खाते हैं, उसमें अगर लंबे समय तक जो चलने वाले फूड्स होते हैं उसके लिए सुक्रालोज का इस्तेमाल होता है गर्म खाने में, ये ध्यान रखना है। और हम जो कैंडीज वगैरह खाते हैं, ठीक है, चॉकलेट्स वगैरह, उसके अंदर हम लोग जो है सैचेरिन का इस्तेमाल होता है, आप जो छोटी छोटी चॉकलेट्स खाते हो। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। लाइक्स हमारे 500 पूरे हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम लोग 600 लाइक्स का टारगेट पूरा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पीएच ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर देन 7? 7 से अधिक का पीएच किसका होता है, आपको यह बताना है। 7 से अधिक पूछा हुआ है कि भाई गैस्ट्रिक जूस, जो आपके अमाशय के अंदर, जो पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, कौन सा गैस्ट्रिक जूस होता है? बताओ मुझे जल्दी से कमेंट करके, कौन सा गैस्ट्रिक जूस होता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ब्लड प्लाज्मा, इसका मतलब आपका जो खून होता है, क्या उसका पीएच का मान 7 से अधिक होता है? या फिर आपका विनेगर जो है, सिरका, अभी जस्ट हमने देखा, तो सिरके का पीएच का मान अधिक होता है, या फिर एक से ज्यादा, या कोई भी नहीं? जल्दी से कमेंट करके सभी लोग मुझे आंसर देंगे। चलिए बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, हम लोग 787 लाइव पहुंच चुके हैं। हमें 1000 का टारगेट पूरा करना है। सभी लोग शेयर कर देंगे सेशन को, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, और आप सभी लोगों का भी जो है बिल्कुल बढ़िया से मोटिवेशन बना रहे। चलिए बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है। ब्लड प्लाज्मा बी 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 बी, सभी की आंसर्स बी है। और HCl, जी हाँ, ये जो होता है आपका गैस्ट्रिक जूस, कौन सा होता है? HCl होता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके खाने को पाचन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो गैस्ट्रिक जूस की जब भी बात आई तो HCl ध्यान रखना। ब्लड प्लाज्मा, अगर ये गैस्ट्रिक जूस है, HCl है, तो इसका मतलब ये एक एसिड है आपका, एक अम्ल है। अम्ल अगर है तो ऑफकोर्स पीएच का मान 7 से जो है वो कम होगा, हमेशा 7 से जो है वो कम ही होगा, 7 से कम होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। बात करूं विनेगर, विनेगर भी क्या है? एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड होता है। तो एसिड अगर है तो ऑफकोर्स है, इसका नाम एसिड है, तो 7 से कम होगा इसका भी जो पीएच का मान है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ब्लड प्लाज्मा जो है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच का मान 7.4 के करीबन होता है, 7.4 के करीबन होता है। अब ये पीएच क्या है? अब ये पीएच क्या है? पीएच मतलब है आपका पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब कितनी मात्रा में जो है हाइड्रोजन के आइटम जो है,
हाइड्रोजन की आयंस जो है उपस्थित है, वो आपका निर्धारित करेगा कोई भी पदार्थ जो है वो अम्लीय है या फिर वो क्षारीय है। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब वो ज्यादा अम्लीय होगा, अगर कम है तो वो कम अम्लीय होगा, अगर नहीं है तो इसका मतलब वो क्षारीय होगा। ऐसे तरीके से वो जो है डिपेंड करता है। ये स्केल होती है पूरी, हमारी एक स्केल होती है ऐसी पूरी। क्लियर है? आगे देखेंगे स्केल के बारे में भी। देखिए ये पूरी स्केल है, एसिड और ये बेस होता है यहाँ पे, और बीच में होता है न्यूट्रल। ये शुरुआत होती है यहाँ पे, शून्य से शुरुआत होती है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। शून्य से 6.99 तक, शून्य से 14 तक पूरी ये स्केल होती है। शून्य से 6.99 तक जो है ये एसिड होता है, और 7 का मतलब होता है आपका बीच में न्यूट्रल। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, उदासीन, ठीक है। उसके बाद 7.1 से अगर आप आगे जाओगे 14 तक के, तो इसका मतलब ये है बेस, आपका क्षार होता है। क्लियर है सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्लियर है आप सभी को जो मैं बता रहा हूं आप सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच का टेबल है, ये किसने दिया था? सोरेनसेन ने दिया था। ये टेबल जो है सोरेनसेन ने दिया था। ये जो पीएच स्केल जो है स्पेसिफिकली सोरेनसेन ने दी थी। न्यूट्रल अब याद कैसे रखना है वो बताता हूं। बहुत कंफ्यूजन होता है कि शून्य का मतलब है बहुत ज्यादा अम्लीय, बहुत ही प्रबल अम्ल, और 14 का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा प्रबल क्षारीय। तो उसके बीच में जो रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा। क्लियर है? शून्य मतलब बहुत ज्यादा एसिड, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। जैसे बच्चों को थोड़ा सा छेड़ दिया हमने, जब छोटी छोटी उम्र में बच्चे होते हैं, शून्य 1 साल के होते, 2 साल के होते, तो वो बहुत गुस्से वाले होते, जरा सा छेड़ोगे रो देंगे, तंग करेंगे। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, 7 मतलब न्यूट्रल, मतलब 7 समझ लो कि न्यूट्रल होता शुरू कर देते हैं। पर जैसे आप और अपने लाइफ में बढ़ते जाते हो और बुढ़ापे की तरफ जाते हो, 14 पे जाओगे, अगर समझ लो 14 साल तक जाओगे, तो आप जो है समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा समझदार हो जाते हो। आप एक रिलेटिव कर सकते हो कि भाई 0 से 14 कैसे जो है बढ़ते रहता है, कौन सा अम्लीय कौन सा क्षारीय। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूट्रल का मतलब होता है 7, आपको ये भी चीज ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट? भाई प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच का मान क्या होता है? 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, 10 और 14 के बीच होगा, या 1 से अधिक, या कोई भी नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 का ये क्वेश्चन है जीएस का। बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर है कि भाई व्हाट इज द पीएच वैल्यू? सारे बीपीएससी के क्वेश्चन आपके लिए लाया हो, चुन चुन के लाया हो, और बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ में सॉल्यूशंस भी लेकर आया हो। बहुत मेहनत की है आपकी पीपीटी के पीछे में, तो लाइक्स बनते हैं यार, 1000 लाइक के करीबन हमें पहुंचना है, और 1000 लाइव भी पूरे करने हैं। जल्दी से सभी लोग कमेंट कर देंगे, कमेंट रुकने नहीं चाहिए आप सभी लोगों के। चलिए बहुत बढ़िया। अब प्रबल अम्ल, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो भी प्रबल होगा, 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, एक भाई बहुत तगड़ा है और एक जो है बिल्कुल शांत सा एकदम सहमा सा लड़का है, तो ऑफकोर्स जो प्रबल है वही जीतने वाला है। तो इसका मतलब प्रबल क्या है यहाँ पे? अम्ल है, और दुर्बल क्षारक है, तो इसका मतलब प्रबल अम्ल है तो एसिड ज्यादा जो है, अम्ल जो है ज्यादा ही प्रबल रहेगा। तो जो भी सॉल्ट बनेगा, उसका जो भी लवण बनेगा, उसका भी जो पीएच का मान है एसिड के जितना रहेगा। तो एसिड का पीएच का मान हमेशा 7 से कम होता है, 7 से कम होगा एसिड का पीएच का मान। तो इसका मतलब जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि 7 से कम होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। जी हां, बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि बहुत से बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। कुछ पाना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, आपको अगर कुछ करना है, पढ़ना है, तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे लेना पड़ेगा, सारी चीजें समझनी पड़ेगी। भाई देखिए, एसिड को जो है आप जब भी बेस में मिलाते हो तो इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइज की प्रक्रिया होती है, और क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर बनेगा आपका, लवण और पानी बनता है, और इस पूरी प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया कहा जाता है, उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीपीएससी में ये भी पूछा जा चुका है। अब एक और टेबल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों भी प्रबल है, तो इसका मतलब न्यूट्रल रहेगा, इसका 7 रहेगा पीएच का मान। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बोलूं स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग कौन सा था? एसिड था, तो इसका मतलब एसिडिक जो है लवण बनेगा। ये एक इंपॉर्टेंट था। वीक एसिड और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला चार्ट है, एक बार समझ गया इसका मतलब सारे ही क्वेश्चंस आप उड़ा दोगे। 9 10th हो, 6 to 8 हो, या फिर 11 12th में भी पूछ ले तो सभी में उड़ा दोगे आप। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, मतलब बेस स्ट्रॉन्ग है ना, इसमें जो है बेस आपका स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब यहां पे बेसिक सॉल्ट बनेगा, जो है क्षारीय लवण बनेगा। अगर वीक एसिड है और वीक बेस है, ऑफ कोर्स दोनों भी वीक है, तो भाई कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो मतलब न्यूट्रल हो सकता है, भाई न्यूट्रल ही रहे पूरा। ठीक है, अगर मैं टेबल सॉल्ट की बात करूं, आपके खाने का नमक, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है, NaCl, ये चीज भी ध्यान रखना है। NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है। क्लियर है सभी को?
जल्दी जल्दी से 700 लाइक के करीब है, सभी लोग लाइक कर देंगे आप लोग। चलिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कंसेप्ट समझते रहिए, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब आपने ये देख लिया कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होने से क्या होता है, बट आपको क्या पता है कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिस है? एक बार मैं वो भी टेबल आपके लिए लेकर आया हूं कि लिस्ट सारे ही कि भाई स्ट्रॉन्ग कौन से एसिड है और वीक कौन से एसिड है। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड की जब भी बात करूंगा, HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके पेट में होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड जो कि अम्लीय वर्षा का एक कारक है, उसके बाद सल्फरिक एसिड जो कि आपकी बैटरीज के अंदर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं ये क्लियर और गारंटी लेता हूं इस चीज की, बहुत मेहनत की आपकी पीपीटी बनाने के लिए, ठीक है। हाइड्रोब्रोमिक एसिड है आपका, एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है ये भी। हाइड्रोआयनिक एसिड है, पेरिक्लोरिक एसिड है और आपका क्लोरिक एसिड, जो ये सारे एसिड्स है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कहलाते हैं। अगर बीपीएससी ने कभी पूछ लिया कि ये दो एसिड्स है, आप बताइए इसका क्या रहेगा रिजल्ट, तो आपको एसिड भी पता होने चाहिए कौन से स्ट्रॉन्ग वाले हैं। इसके बाद अगर मैं वीक एसिड की बात करूं, जो दुर्बल एसिड होते हैं, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड होता है आपका, ऑक्सैलिक एसिड है, सल्फरस एसिड है, सल्फरिक नहीं है, सल्फरस H2SO3 है, H2SO3 है, 4 होता तो सल्फरिक होता, तो सल्फरस एसिड एक स्ट्रॉन्ग वीक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रस एसिड है आपका, बेंजोइक एसिड है, एसिटिक एसिड सिरका जो है आपका, क्लियर है, और फॉर्मिक एसिड जो चींटी काटने से होता है। क्लियर है सभी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर है आप सभी को? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आपको पता होने चाहिए। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड देख लिए तो अब वीक बेसिस को भी देखते हैं, कौन से क्षार जो है प्रबल है और दुर्बल है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, जिसके पीछे हाइड्रोक्साइड लगा होता है, मतलब OH आयंस होते हैं, उसके OH नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ये सारे ही स्ट्रॉन्ग वाले जो है आपके बेस यानी कि क्षार रहेंगे। और वैसे ही अगर मैं बात करूं वीक वाले जो क्षार है आपके, वीक वाले जो क्षार है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका ट्राइमिथाइलामाइन होता है, ठीक है, पाइरिडीन होता है और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपकी जो है वीक बेसिस है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, कोई नहीं बताएगा आपको। सभी लोग बताएंगे ऐसा ऐसा होता है, फटाक से बस सॉल्यूशन दे देते हैं, बट आपको कोई इतना डीप में नहीं समझाता है। यूट्यूब के ऊपर पेड क्लासेस में भले ही सभी लोग पढ़ाएंगे, बट आपको यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते, बताइए मुझे, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, सपोज आप चांद पे चले गए, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, आप चांद पे चले गए, वहां से आपने एक पत्थर ला लिया अपनी वाली के लिए, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया फिजिक्स का कि भाई इसका द्रव्यमान बदल जाएगा क्या? आपने जो पत्थर लाया है, अपना जो दिल का टुकड़ा जो उसके लिए लाया है वहां से चांद से, तो वो जो है द्रव्यमान जो है उसका बदल जाएगा वो पत्थर का, या फिर इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा? ये हो सकता है, या भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, बताइए क्या होगा इसका? या फिर ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेगा? बताइए, अब ये मुझे इसका आंसर चाहिए सभी से। बताओ, आपने भी अपने दिल के टुकड़ा किसी के लिए लाया होगा, कहीं ना कहीं दिल में जगह होगी, तो टुकड़ा उकड़ा कहीं से लेके आए होंगे, तो बताइए भार वगैरह कितना रहेगा इसका? मास रहेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा, भार बदलेगा नहीं बदलेगा, द्रव्यमान बदलेगा नहीं बदलेगा? सभी लोग कमेंट करके बताओगे। चलिए, बहुत बढ़िया, हम लोग 666 लाइक्स कर चुके, 700 लाइक का टारगेट पूरा करना है। सभी लोग लाइक करते रहे और सब्सक्राइब भी करना है टीचिंग परीक्षा चैनल को, और हम 1000 लाइक के बहुत ही ज्यादा करीब है। चलिए जल्दी से 1000 लाइक भी कर देते, शेयर कर देते, आप सभी शेयर भी कर दीजिए। चलिए देख लेते, ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब आपका जो मास होता है, ठीक है, आपके शरीर का जो मास है वो हमेशा जो है सेम रहेगा। आप यहां खड़े रहो पृथ्वी के ऊपर, आप मार्स पे जाओ, आप जुपिटर पे जाओ, और या फिर आप जाओ अपने चांद के ऊपर, ठीक है, चांद के ऊपर भी जाओगे तो आपका जो है मास जो है सेम रहेगा। 50 किलो का अगर आप यहाँ पे पृथ्वी पे हो, तो 50 किलो के आप जो है मार्स के ऊपर भी रहोगे। उसी के साथ 50 किलो के आप जब चांद पे भी जाओगे तो 85 ही किलो के रहोगे, बट आपका जो है वेट बदलेगा, ठीक है, वजन जो होता है वो बदलेगा। क्यों? क्योंकि वजन जो होता है, वेट इज इक्वल टू mg होता है, ठीक है। वेट इज इक्वल टू mg का मतलब है कि वेट जो होता है मास पे डिपेंड करता है आपका कितना जो है द्रव्यमान है,
और इसी के साथ ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब पृथ्वी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है हमारी? 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही अगर मैं आपकी बात करूं मार्स की, ये मार्स नहीं है, ये मार्स है एक्चुअली, मार्स की अगर बात करूं तो इसकी कितनी गुरुत्वाकर्षण कितना है, बल कितना है, 3.7 मीटर पर सेकंड की उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो भी आपका एक्सेलरेशन होता है, आप कूदोगे, अगर मैं कूद गया फिर से वापस आ रहा हूं, तो ये किसकी वजह से आ रहा हूं? क्योंकि मुझे पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। तो ये जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो है एक नंबर होता है जिसकी वजह से आप जो है नीचे आ रहे हो। तो वैसे ही मार्स का अलग है। और अगर मैं चांद की बात करूं तो इसका तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब कम से कम 1/6 है। तो इसका मतलब आपका जो वेट बदलेगा, क्यों बदलेगा? क्योंकि ये जी वाला जो पार्ट है, ये जो जी होता है ना, ये सभी का बदलता रहता है, सभी का बदलता रहता है, इसी वजह से आपका वेट बदलता है। क्लियर है सभी को? तो इसका मतलब है कि यहां पे आपका मास जो है, द्रव्यमान सेम रहेगा। जब भी आप पत्थर लाओगे तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। बिल्कुल ये वाला आंसर करेक्ट है, जिन दिन का आंसर बी था करेक्ट है। क्लियर है आप सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए मुझे, हीलियम के नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन होता है, दो प्रोटॉन होता है, या दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन होती है, या एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं? सभी के आंसर्स कमेंट में चाहिए। ये भी एक बिहार का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से कमेंट करके, सभी लोग बताएंगे। जल्दी से 1000 लाइक पूरे करने हमें, जल्दी जल्दी से शेयर करिए और लाइक्स भी पूरी कीजिए यार। 700 लाइक की करीबन हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया। बी बी बी, सभी के कमेंट रेट कम नहीं होनी चाहिए, सभी के आंसर्स आते रहने चाहिए। कमेंट चैट रेट कभी कम नहीं होना चाहिए। सभी लोग कमेंट करेंगे, आता होगा तो भी करेंगे, नहीं भी आता तो भी सभी लोग करेंगे। जल्दी से कमेंट कर दो। बहुत बढ़िया। देखिए हीलियम न्यूक्लियस मतलब क्या? हीलियम जो है आपका, हीलियम जो गैस है, इसका क्या होता है कि दो इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और चार जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है पूरी संख्या होती है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। अब इसके सबसे पहले ये समझो कि न्यूक्लियस जो हीलियम, इसको क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। हमने देखा था रेडियो एक्टिव क्षय की जब बात की थी, तो इसको अल्फा पार्टिकल के नाम से भी कहा जाता है। अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ इसको क्या कहते हैं? ये लो पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब धनावेशित होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हीलियम के ऊपर से। ठीक है, अब ये हीलियम के नाभिक को एक बार देख लेते। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? इलेक्ट्रॉन 2 है यहाँ पे जो बाहर घूम रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेट सबसे हल्का होता है, बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अगर घूम रहा है कोई चीज, अगर पक्षी उड़ रहा है तो उसका वजन कम है, इसी वजह से उड़ते रहते हो। तो सबसे कम मास की जब भी बात आएगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे कम है। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन 2 होते हैं इसके अंदर में और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब इसका एटॉमिक मास, परमाणु भार कितना होगा? 2 + 2 परमाणु भार, क्योंकि परमाणु के अंदर, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। इसका मतलब इसका परमाणु भार जो है वो 4 होगा। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। आई होप आप सभी को मजा आ रहा है। जल्दी जल्दी से कमेंट करके एक बार बता देंगे मुझे कि सभी को मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहेंगे हम लोग आगे भी। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। बीपीएससी टीआरई 2.0 का 6 to 8 में पूछा हुआ प्रश्न नहीं है। 18/12/2024 का जो एग्जाम हुआ था कि भाई इफ जे इज जूल, जे जो है जूल होता है, सी जो है वो कूलम होता है, ए जो है वो एम्पियर होता है, तो ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा? विभवांतर जो होता है उसका जो एसआई की इकाई क्या होगी? कमेंट करके बताओ मुझे क्या इकाई होगी, बताइए। सबसे पहले जूल क्या होता है? जो भी आप कार्य करते हो, ठीक है, जो भी ऊर्जा होती है, कार्य करते हो, तो उसे किस में गिना जाता है? वर्क को किस में गिना जाता है? आपका जूल में गिना जाता है। जूल या फिर किलो जूल में बोल सकते हैं। सी मतलब जो भी चार्ज होता है, कूलम मतलब जो चार्ज होते हैं, चार्जेस, उसको हम लोग गिनते हैं कूलम के अंदर। ए इज एम्पियर, एम्पियर का मतलब है आपका कि भाई जितना करंट कितना फ्लो हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है इस वायर के अंदर से, यहां पे मेरा वायर है, अगर सपोज उसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो इसको जो है मैं करंट बताता हूं। ठीक है, करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है आपकी, ठीक है, करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? लेट सपोज अगर आपका जो है बहुत हाइट से पानी गिर रहा है, जैसे आपके घर की जो टंकी होती है वहां से पानी नीचे आ रहा है, कहीं ना कहीं डिफरेंस की वजह से आ रहा है। आपकी टंकी ऊपर है, इसके बाद आपके घर का जो नल होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है, फिर भी पानी आता है यहाँ पे,
तो ये किस वजह से आता है? क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है, एक डिफरेंस है हाइट का डिफरेंस होने की वजह से। तो वैसे ही एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, करंट जो होता है आपका, जो वोल्टेज डिफरेंस कहलाता है, वोल्टेज डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आपका विभवांतर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट के बीच में कितना जो है डिफरेंस है, अगर मैं गिनूंगा तो वो एक पोटेंशियल डिफरेंस है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कितना होगा, तो वो एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किसी भी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश के एक बिंदु से जो है दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए गया कार्य, जितना भी कार्य होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब जो है आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले क्या है? देखो, सबसे पहले पावर का फॉर्मूला क्या है? चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस को V इज इक्वल टू आई आर हमने देखा था। एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, हमने बचपन से समझा है कि V इज इक्वल टू आई आर। आई का मतलब करंट है, आर का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब जूल पर कूलम बोला है। एक और फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, V इज इक्वल टू जो है, चलिए देख भी लेते हैं यहाँ पे। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला था आपके लिए सिंपल हो जाएगा अगर मैं डायग्राम ही दिखा दूं आपको तो। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज मतलब कूलम में, मतलब J बाय सी। ठीक है, J बाय सी। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर नीचे है तो उसको ऊपर कर दूंगा तो क्या होगा? J इंटू सी टू द पावर -1। ठीक है, इसका नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये जो पहला वाला आंसर है, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरीके से लिखा जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरीके से लिखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई नहीं समझाएगा, मैं समझा रहा हूं आपको अच्छे से। देखिए, जो V होता है वोल्टेज, आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका जो वोल्ट, बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में भी बोला जाता है कि भाई कितना वोल्ट आपके, मेरा जो है स्मार्ट बोर्ड 350 वॉट और ये कितना 12 वोल्ट के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसके बाद अगर ये थर्ड वाला देखें हम लोग, तो एक और फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वी आई। पावर इज इक्वल टू वी आई, तो उस हिसाब से अगर मैं वोल्टेज निकालूं तो वोल्टेज का मतलब है कि पावर, पावर वोल्टेज अगर निकालना है तो पावर के नीचे जाएगा करंट। तो करंट का जो फॉर्म होता है नीचे में एम्पियर आ जाता है, एम्पियर आ जाता है, और ऊपर पावर का मतलब जूल पर सेकंड होता है, जूल पर सेकंड होता है। पावर का मतलब जूल पर सेकंड, जिसकी वजह से आपके घर में जो वॉटेज होता है, मतलब वॉट, पावर वॉट में गिना जाता है, तो जूल पर सेकंड इसका मतलब जूल अपॉन सेकंड और एम्पियर। तो ये भी जो है इसका यूनिट होता है, जूल सेकंड एम्पियर भी इसका यूनिट है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये तीनों भी है। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो जूल इंटू सेकेंड और इसका एम्पियर जो है ये ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा जब मुझे इसको ऊपर करना है। ठीक है, नीचे से ऊपर करते तो नेगेटिव साइन आता है, आपको पता होगा। चलिए, तो ये तीनों भी जो है इसके आंसर करेक्ट है, तो इसका मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है आप सभी को? जल्दी से बता देंगे क्लियर है ये पॉइंट सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे। इसका आंसर सभी ने वोल्ट लगा के आए थे, वोल्ट, बट जो वोल्टेज डिफरेंस होता है इसका तीनों भी जो है आंसर सही है। ठीक है, अलग अलग मात्राओं में गिनोगे, पावर के हिसाब से गिनोगे, करंट के हिसाब से गिनोगे, तो ये तीनों ही जो है आपके सही है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको मजा आया होगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, अधूरा अगर जलता है, कोई भी चीज अगर अधूरी है, ठीक है, अधूरी जल रही है, तो ऑफकोर्स है कुछ ना कुछ तो उत्पन्न होगा। आपके घर में अगर गैस अधूरी जलेगी या फिर आपने जो आग लगाई हुई है वो अगर अधूरी जलेगी तो ऑफकोर्स है कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है। क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड होता है आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, या फिर एक से अधिक, या कोई भी नहीं। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है? पेट्रोल और डीजल जलते हैं। हमारा जो इंजन होता है, पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, इसके अंदर डीजल में डीजल जाएगा, पेट्रोल में डीजल जाएगा, पेट्रोल में भी पेट्रोल जाएगा, सॉरी। तो वो जब जलता है तो कभी कभी वो सही तरीके से नहीं जलता, तो इसी वजह से धुआं निकलता है हमारी गाड़ी से, हमने देखा था। तो धुआं निकलता है और उसके साथ में पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, बहुत सारे प्रदूषण निकलते हैं। तो कौन सा प्रदूषण निकलता है इनमें से? जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया, हम लोग बहुत करीब है 1000 लाइव के। जल्दी से सिर्फ 50 लोग लाइव चाहिए हमें, आप लोग शेयर कर दीजिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में, ताकि 1000 लाइव हम लोग पूरे कर सके, और 800 लाइक के बहुत करीबन है हम लोग। जल्दी से लाइक भी करते रहेंगे सेशन को। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर सी डी दिख रहे हैं मुझे। अर्चना भाव्या जी, सभी लोगों के आंसर सी डी दिख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। तो डी जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है आपका, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो आपका अधूरे जलने की वजह से होता है। हो सकता है आपका पेट्रोल जले या फिर आपका डीजल जले अधूरा, तो इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मतलब उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 होता है। उसके बाद में अगर मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहूं तो NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाई का मतलब है कि 2, ऑक्साइड का मतलब है कि ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है आपका एक और, इसके साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO हो गया आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऑक्साइड, डाई होता तो 2 हो गया होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी।
क्लियर है? चलिए एक बार देख लेते हैं कंबशन की पूरी प्रक्रिया। अगर सही तरीके से पूरी तरीके से जलेगा तो इसका मतलब है आपका जो पेट्रोल है, ठीक है, जो भी आपका फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, वो पूरा क्या होगा, जल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और पूरा प्रदूषण मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनवायरमेंट में भेज देगा। बट अगर इनकम्प्लीट है, अधूरा जलेगा वो, तो वो क्या बनाएगा, ये जो फ्यूल है आपका, जो भी पेट्रोल डीजल है, ऑक्सीजन की मदद से जलता है, ये तो सबको पता है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं जल सकता, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो होता है हार्मफुल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, 800 लाइक्स हो चुके, थैंक यू सो मच। अभी हमें सिर्फ 1000 लाइक पहले पूरे करने हैं। जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट को लाइक भी करेंगे और शेयर भी कर देंगे। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित में निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी होते हैं, बताइए। मतलब कि आपके जो बच्चे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंट्रोल जेनेटिक, आप अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हो, मम्मी पापा आपकी तरह दिखते हैं, आपका गुस्सा अपने पापा मम्मी की तरह होता है, नाक वगैरह, कान वगैरह आप उनकी तरह दिखते हो, तो क्या कंट्रोल करता है, कौन उत्तरदायी होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बताओ। एंजाइम है, हार्मोन है, डीएनए है, आरएनए, या एक से अधिक, या कोई भी नहीं? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। बहुत बढ़िया, 970 के करीबन हम लोग लाइव है। जल्दी से 1000 लाइव पूरे करने, शेयर कर दो सभी लोग सेशन को। आई होप आप सभी को मजा आ रहा है, कमेंट भी करते रहना है, चैट रेट कम नहीं होने चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत लोग डी बोल रहे, डीएनए डीएनए, कुछ लोग बी बोल रहे, कुछ लोग डी बोल रहे, कुछ लोग ई बोल रहे हैं आंसर जो है। बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर है। देखिए आरएनए और डीएनए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। आरएनए मतलब दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आपने देखा था न्यूक्लिक एसिड होते हैं दो तरीके के, जो कि हमारे जो आनुवंशिकता जो होती है लक्षणों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले होता है एक आरएनए, दूसरा होता है हमारा डीएनए, ठीक है, डीएनए। अब आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। ये दोनों भी जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स, मतलब कि आप अपने मम्मी पापा की तरह जो आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं उसके लिए जो है अपने मम्मी पापा से आपके तक जाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, पेरेंट्स से जो है बच्चों तक जाने के लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। इसी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपयुक्त में से एक से अधिक है, एक से अधिक है। क्लियर है ये पॉइंट? ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएनए, आरएनए भी होता है इसमें। आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब एक सिंगल धागा होता है इसमें, डीएनए में डबल धागे होते हैं, ठीक है, हमने देखा है, कल के भी वीडियो में देखा था, डबल धागे होते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप बताइए मुझे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है और प्रूफ किया जा चुका है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए, यदि एक पंख, एक जो है पंख, किसी भी पक्षी का पंख ले लो, वो पंख, एक रबर की गेंद, चलो मैं टेनिस की बॉल ले लेता हूं या रबर की बॉल ले लेता हूं, वो एक गेंद, और एक लकड़ी की गेंद, भाई लकड़ी वाली जो गेंद है उसको निर्वात में, निर्वात का मतलब है आपका जो वैक्यूम, मतलब कोई भी हवा नहीं है, कोई भी हवा नहीं है उसके अंदर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर की कोई भी हवा नहीं है, पर्यावरण की, में एक समान ऊंचाई में जो स्वतंत्रता पूर्व, मतलब कि मैंने यहां पे फेदर लिया, यहाँ पे बॉल लिया, यहाँ पे मैंने लिया अपना लकड़े का बॉल लिया, ठीक है, एक रबर का, लकड़े का, तीनों को एक समान ऊंचाई से गिरा दिया मैंने। क्लियर है? मैंने तीनों को एक समान ऊंचाई से गिरा दिया, ये मैंने लिया मेरा रिमोट, ये मेरा लिया बॉल, और तीनों को एक समान ऊंचाई से गिरा दिया। हवा नहीं होनी चाहिए वैक्यूम के अंदर, तो अब क्या होगा मुझे ये बताओ, क्या कमेंट करके बताओगे कि क्या होगा? पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगा क्योंकि बहुत हल्का है, सबसे पहले पहुंचेगा उस वजह से, या फिर रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी क्योंकि वो ज्यादा भारी है इसी वजह से, या फिर लकड़ी की गेंद सबसे ज्यादा भारी होने की वजह से वो सबसे पहले पहुंचेगी, या तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगी, या फिर कोई भी नहीं, या फिर एक से अधिक हो सकता है। भाई ज्यादा पॉसिबिलिटी, जिसका जितना वजन वो उतना पहले पहुंचेगा, ठीक है। यहां पे बस एक चीज ध्यान रखना कि वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम मतलब नो एयर, ठीक है, नो एयर, एयर नहीं होगी इसके अंदर में, एयर नहीं होगी, तो ये वाली जो है स्थिति थोड़ी डिफरेंट है। इसका आंसर मुझे सभी से चाहिए, क्या होगा? गिरा दो, गिराने से आपको दिखने वाला थोड़ी है, यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड का व्यू सिर्फ यही तक है, मैं गिरा भी दूंगा तो ये मेरा टूट जाएगा, और वो बॉल जो, चलो ठीक है वो तो रहेगा, बट ये मेरा जो रिमोट है वो टूट जाएगा। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताओ, 972 यार लाइव है, हमें सिर्फ 30 लाइव की जरूरत है 1000 पूरे करने के लिए। सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, जल्दी से बताइए वैक्यूम है, जी हाँ डी, बहुत बढ़िया, डी जो आंसर बच्चे दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, तीनों भी जो है एक साथ पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि एयर नहीं है, एयर के एब्सेंस में, यानी कि वैक्यूम में जो है आपका जब भी निर्वात होता है उस स्थिति में जो है वो तीनों एक साथ ही गिरेंगे। बट अगर यहाँ पे एयर या फिर एटमॉस्फेयर होता, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम तो है नहीं, मैं अगर छोड़ भी देता तो बॉल सबसे पहले गिरता, क्योंकि वो ज्यादा भारी है, उसके ऊपर ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसका वेट होने की वजह से उसका ज्यादा जल्दी वो गिरेगा। तो इसका जो आंसर है वो है डी। क्लियर है आप सभी को? चलिए एक बार एक एक्सपेरिमेंट की तरफ देख भी लेते हैं। ये देखिए, ये पूरा वैक्यूम है, पूरा वैक्यूम है,
इसके अंदर कुछ भी जो है हवा नहीं है, इसको ऊपर से एक हाइट से ड्रॉप किया तो दोनों एक साथ गिरा। देखो दोनों भी जो है एक साथ नीचे गिरे, देख लीजिए यहाँ पे दोनों एक साथ नीचे ये स्टेडियम पे गिरे हुए। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो है आपका वैक्यूम के अंदर ऐसा होता है। कुछ भी आप ले लो, बड़ी से बड़ी भारी से भारी चीज ले लो, तीनों एक साथ गिरेंगे, दोनों एक साथ गिरेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप बताइए मुझे, ये भी जो है आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 का जीएस का क्वेश्चन है। बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा कौन सा हवा में नमी मापने के लिए जो निम्नलिखित में से किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है। हवा में नमी ही मापना है आपको, एरोमीटर का करोगे, हाइड्रोमीटर का करोगे, हाइग्रोमीटर का करोगे, या एक से अधिक का कोई भी नहीं। बताओ किसका उपयोग करोगे। हवा में जो नमी मापते हैं, नमी का मतलब है ह्यूमिडिटी, कितनी नमी है। आप अगर मुंबई जाओगे, आप चेन्नई जाओगे, जहां पे ज्यादा पानी है, तो वहां पे नमी वाली जो है ना, पूरा पानी के अंदर जो है, मतलब लेट सपोज कि पानी की वजह से जो है हवा के अंदर नमी होती है। वाटर वेपर जो होता है आपका, ठीक है, वाटर वेपर जो होता है वो हवा के अंदर होता है, ठीक है, तो उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, चिपचिपापन आपको लगता है। तो उसको किससे गिनते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके सभी के आंसर चाहिए, किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, मुझे सभी के आंसर्स एक्सपेक्टेड है कि सही देंगे सभी लोग। जल्दी से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, सी की पूरी लाइन लग चुकी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जो है 1000 लाइव पूरे कर चुके हैं। अब हमें 1000 लाइक्स पूरे करने हैं। ऐसे ही चलिए, ऐसे ही सेशंस करते रहेंगे हम लोग। अब इसका आंसर जो सब लोग सी दे रहे हैं, एक बार देख लेते भाई, हाइड्रोमीटर ही है। हाइग्रोमीटर जो है यही जो है आपकी हवा में नमी को मतलब मेजर करता है, कितनी नमी है करके। इस तरीके से कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आपको दिखाता हूं आगे में, यहाँ पे फोटो भी डाली हुई है। देखिए ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पूरा नमी मेजर करता है, कितना जो है नमी करके। और अगर मैं बात करूं एरोमीटर की, अब यहां पे नाम में ही लिखा हुआ है एरोमीटर, ठीक है, जो पहला ऑप्शन था एरोमीटर, एरो लिखा हुआ है, इसका मतलब एरोडायनामिक, एरोप्लेन, एरोप्लेन हवा में उड़ता है, आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। तो एरोमीटर मतलब वो ऐसा डिवाइस है जो डेंसिटी और वेट, डेंसिटी या फिर वेट जो है किसकी, एयर की या फिर गैस की जो है वो मेजर करता है, वो गिनता है। तो एरोमीटर वो काम करता है, ठीक है, एरोमीटर। अब इसके बाद अगर मैं हाइड्रोमीटर की बात करूं, हाइड्रोमीटर या फिर लैक्टोमीटर की बात करूं, तो वो क्या करता है, वो भी जो है डेंसिटी ही मेजर करता है, बट लिक्विड की करता है। तरल पदार्थ जो होते हैं आपके, तरल पदार्थ जो होते हैं उनकी जो है वो डेंसिटी जो है, घनत्व जो होता है उसको वो गिनता है, ठीक है, घनत्व या फिर वेट को गिनता है। क्लियर है सभी को, सभी लोगों को क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार कमेंट भी कर दीजिए सभी लोग, जो भी मैंने समझाया इसका क्या करेक्ट आंसर था वो भी मुझे कमेंट करके आंसर बता देंगे। हाइग्रोमीटर जो है ह्यूमिडिटी मेजर करता है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेजर करता है, ये चीज आप लोग कमेंट में सभी लोग बताएंगे मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी साइंस हम लोग करा रहे हैं गुंजन जी, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। देखिए 6 to 8 9 10 सभी का साइंस, ताकि बच्चों के लिए जो इंपॉर्टेंट है सारे ही कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कहीं डर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हाइग्रोमीटर, देखिए हाइग्रोमीटर जो है किसने बनाया था, लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब कितनी ह्यूमिडिटी है बेसिकली, हवा में कितनी नमी है, उसके हिसाब से उसको गिनने के लिए जो है वो उसने ये बनाया था पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है। जैसे कि ये लोग हॉस्पिटल्स में हम लोग यूज करते हैं, म्यूजियम्स में, एग्रीकल्चर फील्ड में, भाई जगह अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हो तो उसमें कितनी जो है जमीन के अंदर ह्यूमिडिटी है, नमी कितनी है, वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि अच्छे तरीके से फसल को उगाने के लिए काम आता है, खाने के अंदर, प्रिजर्वेशन के अंदर। और मेट्रोलॉजी को जो अलग अलग जो चीजें हैं, मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम लोग जो है ना इसका इस्तेमाल करते हैं कि कितनी नमी है, उसके हिसाब से सोचेंगे कि बारिश कैसा है, बारिश का मौसम है या कैसा है। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ मीटर होता है ये हाइग्रोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 का जीएस का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग, मुझे एक्सपेक्टेड है सभी लोग सही देंगे, और मैं अप्रिशिएट भी करूंगा अगर आपने सही आंसर दिए। ऐसा जानवर जो चीफली मतलब ज्यादातर मुख्यतः क्या करता है, मांस खाता है। भाई ये तो बचपन से पढ़ते आए यार, ये बीपीएससी ने क्वेश्चन दे दिया, मुझे समझ नहीं आया कि यार इतना सिंपल सा और इतना बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है कि भाई ओमनीवोर सर्वाहारी कहते हैं या फिर कार्निवोर कहते हैं, मांसाहारी हर्बीवोर कहते हैं, या फिर एक से अधिक या कोई भी नहीं। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके करेक्ट आंसर बताएंगे। जो मांस खाता है, केवल और केवल मुख्यतः रूप से केवल मांस खाता है, इसको क्या कहते हैं, कार्निवोर, ओमनीवोर, हर्बीवोर? बताइए क्या मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी क्या होता है इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। जल्दी से सभी के कमेंट्स आते रहने चाहिए और सभी के सही आंसर चाहिए, मुझे चैट रेट कम नहीं होना चाहिए, और लाइक्स भी हमारे 912 ही है। जल्दी से सभी लोग लाइक कर देंगे सेशन को, बहुत बढ़िया। जी हाँ, तो कार्निवोर मांसाहारी जो है, जैसे कि आपका शेर है,
ठीक है। लायन शेर है, आपका लेपर्ड है, सारे जो है ये मांसाहारी है। तो ये क्या करते हैं, कार्निवोर होते हैं, केवल और केवल जो है मुख्यतः रूप से जो है मांस खाते हैं, केवल मांस खाते हैं। इनके जो शार्प टीथ होते हैं, देखिए आगे के जो टीथ होते हैं ना, दांत जो होते हैं देखिए बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। इस वजह से क्या होता है, लायन है, टाइगर है, ये क्या करते हैं, मांस खाते हैं, केवल पूरे ओर से जो है मांसाहारी होते हैं, ठीक है। शार्प टीथ, क्योंकि वो खाने के लिए जो उनको जब मतलब फाड़ने के लिए उनके जो जबड़ा वगैरह होता है वैसा होता है, टीयरिंग मीट को जो है वो फाड़ने के लिए होता है मांसाहारी, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लियर है ये पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओमनीवोर क्या होता है, मतलब जो सारा ही खाता है। हर्बीवोरस मतलब आपका शाकाहारी, मतलब केवल घास खाएगा। ओमनीवोर का मतलब है कि भाई वो क्या खाएगा, नॉनवेज भी खाएगा और वेज भी खाएगा। कुछ लोग होते हैं ना वेज भी खाते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं, तो वैसे ओमनीवोर होते हैं कि भाई हमें तो सब चलता है, मैं खा भी लूंगा नहीं भी खाऊंगा। कोई शनिवार को खाता है, कोई रविवार को खाता है, कोई हर दिन खाता है, वैसे वाले लोग है ये। ओमनीवोर जो है सब कुछ चलता है इनको, दोनों भी जो चीजें है वो खाते हैं, ह्यूमंस भी खाते हैं। जैसे देखिए इंसान, हम लोग जो है वो भी जो है खाते हैं, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। हर्बीवोरस में कुछ प्लांट्स जो एनिमल्स आते हैं, एलिफेंट है, काऊ है, आपकी गाय होती है, खरगोश होते हैं, ठीक है। ये सारे शाकाहारी स्पीसीज है और कुछ इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, क्लियर है सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एंजाइम विच इज मिक्स्ड विथ फूड, जब आप खाना खाते हो, ठीक है, एक ऐसा एंजाइम जो हमारे मुंह के भोजन के साथ मिलता है। जब आप खाना खा रहे हो, मैं कुछ भी अगर खाता हूं तो मेरे मुंह में जो है सलाइवा होता है, लाड़ होती है, ठीक है। तो उसमें मिक्स होके जो है वो एक एंजाइम जाता है, जो बेसिकली सलाइवा होता है आपके मुंह में, वो एक एंजाइम होता है। तो वो कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन है, पेरोक्साइडेज है, एमाइलेज है, या एक से अधिक या कोई भी नहीं? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है और सभी के आंसर्स मुझे चाहिए इसमें, एक्सपेक्टेड है कि भाई सभी के आंसर्स आने ही चाहिए मुझे यहाँ पर। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे क्या इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर देते रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट रेट कम नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया। एमाइलेज जो भी आपने अगर देखा होगा, आपके जो जब आप खाना खाते हो तो आपके मुंह में जो एंजाइम होता है वो एमाइलेज होता है। वो क्या करता है कि आपका जो खाना है पाचन प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब उसमें जो है मिक्स होकर क्या करता है, पाचन के लिए जो हेल्पफुल करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो सी है, ठीक है, सी है। एक बार देख भी लेते हैं पूरे चार्ट जो है हम लोग देख लेंगे कि भाई देखो कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हो, जैसे कि आप गेहूं चावल सब कुछ खाते हो, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वगैरह खाते हो, तो एमाइलेज वगैरह जो अलग अलग है ये पूरे जो इस्तेमाल होते हैं और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं आपके C6H12O6 में, ग्लूकोज C6H12O6। उसके बाद जब भी प्रोटीन खाते हो, प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नाम का जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन जो है ये एंजाइम इस्तेमाल होता है और ये एमाइनो एसिड में जो है इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चार्ट है बहुत। फैट, वसा, अगर आप वसा खाते हो, ज्यादा फैट वाले फूड खाते हो, तो इसका मतलब लाइपेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइपेज क्या करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो है इसको कन्वर्ट करता है, मतलब उसको चेंज करता है ताकि आपका शरीर पचा सके, क्योंकि सारा खाना आपका शरीर नहीं पचाता। तो एंजाइम्स वो काम करते हैं आपके पाचन प्रक्रिया को अच्छे से और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट की जब बात करूं, माइलेज जो आपके मुंह में लाड़ में जो होता है वो उसको शुगर्स में कन्वर्ट करता है, मतलब ग्लूकोज में करता है। प्रोटीएज जो है, प्रोटीन जो है प्रोटीएज करता है एमाइनो एसिड में। और फैट्स की अगर बात करूं तो लाइपेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। चलिए ये रहा आपका पूरा। और मेन जो है आपका कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज जो होता है कहाँ होता है, सलाइवा में, आपके सलाइवा में, मतलब आपके लाड़ के अंदर होता है। अलग अलग जगह, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में होता है, पैनक्रिया में होता है आपका, या फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसी जगह पूरे जो है एंजाइम्स होते हैं। चलिए अगर प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स के अंदर जो है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, यहाँ पे जहां जहां सिन लिखा हुआ है ना, पेप्टिडेसेस वगैरह जो ये पूरे जो है आपके प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम काम आते हैं, क्लियर है। और फैट्स को पचाने के लिए लाइपेज है, जैसे कि हमने देख ही लिया था, छोटी आंत के अंदर होता है। ये पूरा टेबल ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका और एक नाम है आपका सैलिवरी एमाइलेज का, जो टाइलेप्टिन कहा जाता है, उसको पायलिन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि पायलिन कहा जाता है, ये बस चीज ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12? ये भाई आया हुआ क्वेश्चन है 9th-10th का, साइंस में 9th-10th में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12? अब आप बताओ, थायामीन है, कोबालामीन है, नायासीन है, या एक से अधिक, या एक भी नहीं? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 9th-10th के अंदर में। आप बताओ मुझे, ये 80 मार्क्स का जो पेपर था उसके अंदर का है, जीएस की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, ये 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन था। बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर है। जल्दी से, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सभी के आंसर करेक्ट रहेंगे। जल्दी से चैट रेट एकदम से हाई हो जाए, सभी लोग फटाफट फटाफट आंसर करते रहो।
और हम लोग बहुत करीब है 1000 लाइव के। जल्दी से सभी लोग 1000 लाइव पूरे कर देंगे और लाइक्स भी जो है 1000 के बहुत करीब है, जल्दी से पूरे कर दो। बी 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 सभी के आंसर बी, कोबालामाइन। ठीक है, कोबालामाइन, इसके अंदर क्या होता है? कोबालामाइन लिखा हुआ है, मतलब कोबाल्ट होगा। ठीक है, कोबाल्ट होगा। मैं आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैं चाहता तो ये क्वेश्चन नहीं रख सकता था, बट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि 9th 10th में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमको भी पूछे जा सकते हैं, कोई बात नहीं। पीआरटी करो, 6 to 8 करो, सभी में पूछे जाएंगे। B12 जो है आपका कोबालामीन, बाला मीन्स मतलब 12 से आप कंपेयर करना, बच्चा कैसे बोलेगा बाला बाला, तो इसी वजह से कोबालामीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलग अलग विटामिन जो होते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। कोबालामीन इसको कहा जाता है, हाईली कॉम्प्लेक्स होता है। चलिए अलग अलग विटामिन ए की बात करें तो रेटिनॉल होता है, विटामिन B1 जो है थायामीन होता है, B2 जो है रेबोफ्लेविन, हमने देख चुके हैं, ये पूरा हमने देख चुके हैं। और ये आपका B12 जो है आपको साइनोकोबालामीन होता है, और B9 फॉलिक एसिड होता है। अलग अलग बीमारियां होती है थायामीन की वजह से, बेरी बेरी होती है आपको। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस आपका जो जैसे विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह ऐसी पूरी बीमारियां होती है, इंपॉर्टेंट है। और ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। ठीक है, स्कर्वी वाला जो है वो विटामिन सी की वजह से होता है। क्लियर है सभी को? चलिए आई होप आप सभी को मजा आ रहा होगा सेशन को देख के, और आप लोग लाइक भी करते रहिए सेशन को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। एम्फीबियंस रिस्पायर मतलब कि भाई उभयचर जो होते हैं सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं ये लोग? किस चीज का उपयोग करते हैं? सिर्फ लंग्स का करते हैं, त्वचा का करते हैं, गिल का करते हैं, एक से अधिक, या एक से मतलब कोई भी नहीं? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर है। सभी लोगों के आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। किससे जो है एम्फीबियंस? एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो पानी में भी रहते हैं, जो पानी में भी रहते हैं, वाटर के अंदर भी रहते हैं, और साथ में साथ लैंड पे भी रहते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस उभयचर जो होते हैं आपके, तो ये किसके थ्रू जो है श्वासन करते हैं? श्वासन करते हैं, आपको बताना है, जल्दी से बताओ। ABCD सभी के आंसर चाहिए, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत लोग जो है डी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए अब कुछ जो होते हैं वो लंग्स के थ्रू लेते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, सैलामेंडर वगैरह जो होता है, कुछ जो चिपकली जैसे जो दिखते हैं, ठीक है, कुछ स्किन के थ्रू लेते हैं, जैसे आपका फॉग वगैरह है। ठीक है, आपका जो फॉग होता है, टोड होता है, जो आपका मेंढक होता है। ठीक है, ये भी सही है। कुछ गिल्स की वजह, गिल्स से लेते हैं, ऐसे बहुत से जो है उभयचर है जो गिल्स की मदद से भी लेते हैं। तो ये तीनों भी आंसर सही, इसी वजह से आपका आंसर जो करेक्ट है वो डी है। ठीक है, इसी वजह से आपका आंसर करेक्ट डी है, आपको ध्यान रखना है। देखिए टैडपोल्स वगैरह जो होते हैं ये गिल्स की वजह से लेते हैं। एक्वेटिक एम्फीबियंस तो है, ये टैडपोल वगैरह जो होता है वो गिल्स से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एम्फीबियन, ज्यादातर जो एम्फीबियंस है वो लंग से लेते हैं और स्किन से लेते हैं। देखिए ये स्किन से लेता है, ये जो है आपका टैडपोल वगैरह जो है आपके गिल्स से वगैरह से लेता है, आपकी मछलियां जैसे सांस लेती है उस तरीके से लेते हैं। तो इसी वजह से आप इसका आंसर जो है वो डी है। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। हम लोग 1100 लाइव के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो हम लोग 1100 लाइव भी पूरे कर देते, वो भी टारगेट पूरा कर देते, और 1000 लाइक्स का टारगेट भी पूरा कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बीपीएससी टीआरई जीएस का 6 to 8 का क्वेश्चन की और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन ऑफ सलाइवा, आपके जो मुंह में जो लार होती है, लार का जो है प्रमुख कार्य क्या होता है? अब बताओ आपका। प्रोटीन से अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, स्टार्च से माल्टोज में करते हैं, फैट से विटामिन में करते हैं, एक से अधिक या कोई भी नहीं? बताओ अब इसका करेक्ट आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अभी हमने देखा था एंजाइम कौन सा होता है सलाइवा, मतलब एक होता है हमारा एमाइलेज। एमाइलेज जो है ये एंजाइम होता है, इस्तेमाल होता है सलाइवा के अंदर में, एंजाइम होता है एक। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? आपका जो खाना है उसको किस में कन्वर्ट करता है ताकि आप खाना पाचन कर सको? तो ये प्रोटीन से अमाइनो एसिड में करता है, स्टार्च से माल्टोज में करता है। माल्टोज का मतलब क्या होता है पता है? ये ग्लूकोज का ही फॉर्म है, ग्लूकोज का ही फॉर्म है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6 जैसे ग्लूकोज होता है, तो इसका एक अलग फॉर्मूला है माल्टोज का, बट ये ग्लूकोज का ही फॉर्म है जो आपके शरीर में पाचन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करके सभी लोग। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने 1000 लाइक कर दिए हैं इस सेशन को, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बढ़िया। स्टार्च से माल्टोज, बहुत बढ़िया। स्टार्च से माल्टोज कौन था बोलने वाला? अलका सिंह जी, बहुत बढ़िया। स्टार्च से माल्टोज करता है, जी हाँ, बी इसका करेक्ट आंसर है। स्टार्च से माल्टोज, जिन्होंने भी बी का आंसर दिया हुआ है, स्टार्च से माल्टोज इसका सही आंसर है। क्लियर है? चलिए एक बार देख लेते हैं, पूरा चार्ट ही समझ लेते हैं ना हम लोग एक बार की क्या होता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सारी चीजें समझनी चाहिए। मैं यूट्यूब में सारी इसी वजह से जो है बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीजें समझा रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाना खाते हैं, गेहूं चावल जो भी आप खाना खाते हो, वो कैसे दो तरीके से होते हैं। एक होता है सिंपल, जो हमारी बॉडी आसानी से पचा लेती है, और दूसरी
दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, थोड़े से कुछ लोग होते हैं ना कॉम्प्लेक्स, यार पचने को और समझने को थोड़ा ज्यादा दिक्कत जाती है, तो वैसे ही सिंपल और कॉम्प्लेक्स तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सिंपल मतलब शुगर, जो भी आपका हम खाते हैं, जैसे समझ लो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, जो है हमारा जो शुगर वगैरह होती है, जो भी हम केले वगैरह जो खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, साधारण खाना। स्टार्च क्या होता है, हम लोग जो गेहूं वगैरह खाते हैं उससे मिलते हैं, और सब्जियों से हमें फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये मेन था कि आपको समझना चाहिए। थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं पचाने के लिए, सिंपल होते हैं शुगर, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, मतलब फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। अब इससे आप समझो कि देखो हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट से अमाइलेज का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से अमाइलेज का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनता है। इसका मतलब जो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है स्टार्च हो, हमने जैसे देखा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च भी हो सकता है, फाइबर भी हो सकता है। मतलब इसके बाद जो बनेगा क्या होगा, ये ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज बनेगा या फिर फ्रुक्टोज बनेगा या फिर मालक्टोज बनेगा या माल्टोज बनता है। ठीक है, माल्टोज बनता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आपका जो है कार्बोहाइड्रेट से जो है स्टार्च से जो है ग्लूकोज या फिर माल्टोज बनता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपको ध्यान रखना है, ये जो है स्टार्च से माल्टोज बनता है, क्योंकि स्टार्च को ही हम क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स थोड़ा पेचीदा, कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा कार्बोहाइड्रेट है जो पाचन के लिए थोड़ा समय लेता है और थोड़ा अलग होता है। क्लियर है? फैट से विटामिन नहीं होता है। ठीक है, प्रोटीन से अमाइनो एसिड कौन करेगा? प्रोटीन से अगर अमाइनो एसिड करना है, अमाइनो एसिड करना है तो हमें ट्रिप्सिन, पेप्सिन इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिप्सिन, टेप्सिन, तो ये तो नहीं हो सकता, सलाइवा में नहीं होता है, इसी वजह से आंसर आपका बी है। क्लियर है सभी को? आई होप आप सभी को मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत कंसेप्ट डीप में पढ़ा रहा हूं, आपको कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो हमने देख ली थी स्लाइड, अब आगे बढ़ते। बीपीएससी एओ एग्जाम में पूछा हुआ निम्नलिखित में से किसका कार्बन नहीं है, किसमें कार्बन नहीं है पूछा है। क्वेश्चन सही से पढ़ो कि नहीं पूछा हुआ है। तो कार्बन किसमें नहीं है हमारे इसमें? हीरा कार्बन से नहीं बनता, ग्रेफाइट कार्बन से नहीं बनता, कोयला या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा कार्बन में से नहीं बनता है? सभी लोग कमेंट करके मुझे आंसर्स देंगे कि किससे नहीं बनता है। बहुत बढ़िया, हम लोग 1100 लाइक के बहुत ज्यादा करीब है। आप लोग 1100 लाइक भी कर दीजिए। 1038 लाइक्स हो चुके हैं, 1100 का भी टारगेट हम लोग पूरा कर लेते हैं। और 1078 जो है हमारे पास लाइव बच्चे हैं। बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतना साथ दिया है। साइंस के ऐसे ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस करते रहेंगे, बट आप लोग सही आंसर अभी देते रहिए। डी बोल रहे हैं। चलिए देख लेते। हीरा, हमने कल एक कंसेप्ट की बात की थी, एलोट्रोप। मेरी लाइट जो है पावर कट हो चुकी थी, तो एलोट्रोप वाली बात की थी, अप्रूप की। ठीक है, तो अब कार्बन के बारे में पूछा है। हीरा एक कार्बन का ही एलोट्रोप यानी कि अपरूप है। अपरूप है, आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, अपरूप में क्या होता है, केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, केमिकल वेशभूषा सेम होती है, बट आपकी जो फिजिकल भौतिक गुण जो होते हैं, फिजिकल गुण जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, फिजिकल जो है वो अलग दिखते हैं। ठीक है, कार्बन से ही बने हैं बट फिजिकली अलग दिख रहे हैं। एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो हीरा, ग्रेफाइट तीनों भी जो है कार्बन के ही अपरूप है। कोयला भी जो है कार्बन का अपरूप है। इसी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। जो बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं, डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है आप सभी को? अब एलोट्रोप क्या होते हैं एक बार अच्छे से समझते हैं। मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था आपको कि एलोट्रोप ऐसे होते हैं, एक ही एलिमेंट है, जैसे कार्बन। कार्बन ही जो, जैसे मैं हूं, अभी मैं यहाँ पे टी शर्ट पहन के और इसके ऊपर जैकेट पहन के, ठंडी है इसी वजह से। इसके बाद अगर मैं कभी शादी में जाऊंगा तो मैं इसके ऊपर ब्लेजर पहनूंगा तो मैं और अच्छा दिखूंगा, पर पर्सन तो मैं ही हूँ। ठीक है, आज मैं कुछ ठंडी लग रही है तो मैंने ये पहना है, कल गर्मी शुरू हो जाएगी तो मैं टी शर्ट पे रहूंगा। क्लियर है? तो मैं पर्सन वही हूँ, मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज वही है, बट मेरा जो है वेशभूषा अलग हो रही है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, भौतिक गुण जो है वो बदल रहे हैं। भौतिक गुण बदल रहे हैं मतलब देखने का तरीका बदल रहे हैं। अब अगर कार्बन के एलोट्रोप की मैं बात करूं, जैसे कि डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, पेंसिल जिससे बनती लिखते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद कोल जो है वो भी एक कार्बन का ही एलोट्रोप है। ठीक है, उसके बाद फुलरीन जो होता है, फुलरीन जो है ये भी कार्बन से ही बना होता है, कार्बन का एक एलोट्रोप है बेसिकली। कोल के अंदर भी कार्बन होता है। मैं अगर ये बोलूं, कोल के अंदर भी कार्बन ही होता है। हीरा, ग्रेफाइट, कोल, ये सारे के सारे कार्बन होते हैं। अब कोल की अगर बात निकल ही गई है तो कोल के ऊपर भी बता देता हूं, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। कोल जो है 4 इंपॉर्टेंट टाइप आप समझ लो। पीट कोयला जिसमें 40% तक के कार्बन होता है, लिग्नाइट जिसमें 55% तक के कार्बन होता है, बिटुमिनस जिसमें 65% तक के कार्बन होता है, और सबसे ही बढ़िया एंथ्रेसाइट, सबसे अधिक मात्रा में जिसमें कार्बन होता है वो एंथ्रेसाइट कोल, मतलब सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल जो है वो एंथ्रेसाइट होता है, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो है, कैलोरीफिक वैल्यू की हमने कल बात की थी, कैलोरीफिक वैल्यू
ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसकी बात की थी कि कितनी ज्यादा जो है वो ऊर्जा प्रदान करेगा अगर हम लोग 1 किलो इसका इस्तेमाल करेंगे तो। ठीक है, सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट में होगा। क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो डायमंड, ग्रेफाइट हो या फिर कोल हो, सारे ही इसके अंदर कार्बन उपस्थित है। बहुत बढ़िया, हम लोग 1095 के करीबन लाइव है। बस 5 और लोग चाहिए जो हम 1100 का मार्क पूरा कर लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आप सभी का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा पूरा आपका एलोट्रोप्स कार्बन के अपरूप का। अब एक और क्वेश्चन बीपीएससी का बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, एएओ में पूछा था। बताइए, किसी उपग्रह के लिए जो पलायन वेग होता है, पलायन वेग यानी कि आपकी एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी मतलब भागने की, अगर आपको घर से भागना है, कितने जल्दी भागना है, पापा आने के पहले मुझे निकल जाना है, तो वो एस्केप वेलोसिटी जो है अब आपको बताना है कि उपग्रह के लिए, किसी प्लैनेट से बाहर निकलने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11 किलोमीटर पर सेकेंड। अरे वाह, यहाँ पे दिया भी है कि 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड है करके। ठीक है, अब उपग्रह को जो है ऊर्ध्व से, मतलब समझ लीजिए कि भाई 60 डिग्री पर किसी एंगल पर, ठीक है, किसी एंगल से जो है उसको अगर प्रक्षेपित किया जाए, मतलब उसको दिया जाए, मतलब उसको लॉन्च किया जाए, बेसिकली लॉन्च किया जाए, तो इस स्थिति में पलायन वेग क्या होगा आपको बताना है कि कितनी एस्केप वेलोसिटी होगी। आप बताइए इसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, मुझे कमेंट करके आंसर बताओ कि क्या 11 किलोमीटर पर सेकंड वही होगी, 11 क्यूब रूट 3 इंटू किलोमीटर पर सेकंड होगी, 11 क्यूब रूट 3 इंटू किलोमीटर पर सेकंड होगी, या फिर क्या होगा मुझे बताओ, क्या इसका करेक्ट आंसर है? 33 किलोमीटर पर सेकंड होगी या एक से अधिक, या कोई भी नहीं? सभी के आंसर्स मुझे कमेंट में चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। आपने भी कभी सोचा होगा कि हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट से हम लोग लॉन्च करते हैं, तो कैसे करते हैं हम लोग? अगर मार्स मिशन कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग मिशन कर रहे हैं, मून मिशन कर रहे हैं, मार्स मिशन कर रहे हैं, ऑफकोर्स है कि 2 प्लैनेट के बीच में अगर ये यहां से यहां पे जाना है, तो ये प्लैनेट से जब बाहर निकलेंगे कोई ना कोई तो एस्केप वेलोसिटी होगी, ताकि हम इसके ऑर्बिटल के अंदर आ सके, इस वाले प्लैनेट के ऑर्बिट के अंदर आ सके। तो वो वाली जो वेलोसिटी है यहां से निकलने के लिए, जैसे अगर आपने मिशन मंगल देखा होगा, तो यहां से निकल के यहां पे इसके ऑर्बिट में आने के लिए जो वेलोसिटी लगेगी वो कितनी है हमारी, जो है 11 किलोमीटर पर सेकंड है, 11.2 है टू बी प्रिसाइज, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो अब इसका आंसर बताओ कि क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके। सभी के आंसर चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। 3 लोग चाहिए हमें सिर्फ 1100 जो है लाइव पूरे करने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आपके लिए। बताइए जल्दी से क्या इसका करेक्ट आंसर है। सभी का आंसर ए बी है चल रहा है। चलिए देख लेते क्या होता है, देख लीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, आपको यह पता होना चाहिए इसका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है आपका 2gm अपॉन आर। ठीक है, 2gm अपॉन आर जो है एस्केप वेलोसिटी। ये अगर आप अर्थ है, ठीक है, आपका पृथ्वी है, पृथ्वी से कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, ठीक है, तो इसको अगर यहां से बाहर निकलना है तो हम क्या करेंगे, एस्केप वेलोसिटी लगाएंगे 11.2 मीटर पर सेकेंड, तब जाके वो जो है इससे बाहर निकलेगा। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे 2g मतलब ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, उसके बाद m मतलब मास जो अर्थ का मास है, और r मतलब जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का जो रेडियस होता है, ऑर्बिट जो है इसका रेडियस जो है उसको r कहा जाता है, ऑर्बिट का रेडियस r कहा जाता है। इसको कैलकुलेट करने के बाद पूरे फॉर्मूले डालने के बाद, देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैंने फॉर्मूला डाल दिया, उसके बाद मास का जो अर्थ का जो मास है उसका फॉर्मूला डाल दिया, तो उसका रेडियस जो है उसका भी पूरा मैंने फॉर्मूला डाल दिया, सरफेस का जो अर्थ का सरफेस का जो रेडियस है पूरा उसका फॉर्मूला डाल दिया, तो हमारा जो आंसर आता है वो 11.2 मीटर पर सेकेंड आता है। 11.2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन होता तो सेकंड स्क्वायर आता। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी कुछ भी एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे देखा आपने 2gm अपॉन आर लिखा हुआ है, कहीं यहाँ पे थीटा आया क्या? थीटा, थीटा मतलब क्या होता है कि कितना एंगल, यहाँ पे अगर मैं ऐसा मेजर करूं यहाँ पे कि थीटा की कहीं बात आई क्या? नहीं, ये पूरे फॉर्मूला में थीटा है ही नहीं, तो मतलब एंगल का कोई रोल ही नहीं है। तो इसी वजह से ये डजंट डिपेंड, कुछ भी डिपेंड ही नहीं करता एस्केप वेलोसिटी। तो इसका मतलब जितनी एस्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकेंड है तो उतनी ही आंसर रहेगा। तो इसका आंसर जो है ए ही रहेगा। क्लियर है सभी को? इसका आंसर ए ही रहेगा। हमारा 1128 लाइक्स हो चुके हैं, थैंक यू सो मच। हम लोग 1200 का भी टारगेट हम लोग पूरा कर लेते हैं और 1100 के करीबन हम लोग लाइव करना चाहते हैं, बट आप लोग जो है अभी भी 1100 के नीचे ही है। प्लीज अभी 20 लाइव और चाहिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते रहे। आई होप आपको क्लियर है ये सेशन, आई होप आपको क्लियर है ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी क्यू जो है इसके ऊपर निर्धारित नहीं करती है एंगल के ऊपर में, क्योंकि फॉर्मूला जो है हमारा उसके अंदर कोई भी जरूरत नहीं है वहां पे एंगल की। एस्केप वेलोसिटी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। एस्केप वेलोसिटी का मतलब मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए होती है कि एक ऑर्बिटल से निकल सके, वो एक ऑर्बिट से जो है निकल सके वो बॉडी, बस उसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब आपके लिए जो है ये लास्ट क्वेश्चन है,
ठीक है, आप सभी लोगों को जो है मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए आपको, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कराए, ये आपका होमवर्क है। आपका चैट बॉक्स में नहीं रहेगा, आपका किस में रहेगा, आपका कमेंट बॉक्स में रहेगा। जैसे ही मैं सेशन एंड करूंगा उसके बाद आपको देना है। उसके पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप लोग जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा के पास कोर्सेज भी है। आप लोग टीचिंग परीक्षा का यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग जो है कोर्स को परचेस कर सकते हो। कोई भी आप क्लास के अंदर जाइए, क्लास के नीचे जो है आपको एक लिंक ट्री की लिंक मिलेगी, जिसमें से आप जो है रिवीजन बैचेस को आप खरीद सकते हो। आप रिवीजन बैचेस को आप खरीद सकते हो। इसमें टीआरई 3.0 के कोर्सेज है, टीआरई 4.0 के कोर्सेज है, और 25 तारीख तक जो है आप जो है आज तक के जो है अगर आपको टीआरई 3.0 से टीआरई 4.0 में कन्वर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है कि आप जिस पे क्लिक करोगे आप डायरेक्टली जाके पेमेंट कर सकते हो। आपको 60 से ज्यादा प्रतिशत का जो है डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है हम लोग हर रोज जो है सपनों वाली क्लास कराते हैं। सपनों वाली क्लास हर रात जो है 10:30-11 बजे होती है। ठीक है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आता है, बहुत मजा आता है। बहुत से बच्चे जो है बहुत फोन करके तारीफ करते हैं इस क्लास की। तो आप लोग जो है बिल्कुल टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं और ऐसे ही जो है आप लाभ ले सकते हो हमारे ऐसे ही क्वेश्चंस और इन डेप्थ कंटेंट का। क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो मुझे इसका जो आंसर है कि भाई विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, मैं जैसे ही सेशन एंड करूंगा कमेंट बॉक्स में चाहिए। और मुझे और एक चीज जाननी है कि क्या आपको सेशन अच्छा लगा, मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आऊं। आपके कोई भी टॉपिक के अगर सजेशंस होंगे आप बिल्कुल मुझे दीजिए। मैंने जो है आपके पूरे जो है टॉपिक्स पढ़े, आपने क्या क्या कमेंट्स दिए थे, उसी के आधार पर मैंने और भी क्वेश्चंस में लेके आया कि बच्चों को चाहिए 6 to 8, 9, 10 पीआरटी के क्वेश्चन चाहिए, तो सारे ही क्वेश्चंस में लेके आओ। तो इसी वजह से कमेंट बॉक्स पूरा भर दीजिएगा, जितने भी कमेंट्स आप कर सकते हो, जो जो चीजें चाहिए मैं सारे कमेंट्स देखता हूं, लाइक करता हूं और उसी के ऊपर मैं नेक्स्ट पीपीटी बनाता हूं। तो आई होप इसका भी आंसर जो है जैसे ही मैं लाइव एंड करूंगा आपको जो है उसमें कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू सो मच आप सभी का। आई होप आपको मजा आया होगा। ऐसे ही सेशन करेंगे हम लोग। एक बड़ी मैराथन भी मैं प्लान कर रहा हूं कि ज्यादा देर की मैराथन हम लोग करें। तो तब तक के लिए मैं बताऊंगा आपको टाइमिंग की कब करेंगे हम लोग। तो आई होप अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हमने जो भी अभी एक हफ्ते में पढ़ा हुआ है उसकी अगर आप रिवीजन टेस्ट लेना चाहते हो उसके लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड गुड डे।